Hello student, this is Aarti from Shukla coaching classes. I was explaining the chapter The Making of Global World. इसका pre-modern world I have explained and now in this video I will explain its second point, the 19th century 1815 1914. मतलब अभी तक आपने ये पढ़ा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से लोग व्यापार करते थे, हाउ पीपल गेट क्लोज़र कमिंग क्लोज़र, कैसे एक दूसरे के पास आए, ठीक है ना। अभी क्या है कि अब ये 19th सेंचुरी में कैसे लोग व्यापार करते थे, क्या क्या चीज़ें हुई जिन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और देश के विकास में जब विश्व के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जो वर्ल्ड था बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा था और ये बदलाव होने के मुख्य कारण क्या थे? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंटरेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशन। और ये जो एक्सटर्नल रिलेशन थे उनको भी ये रीशेप कर रहे थे, एक नया मोड़ दे रहे थे। इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ मूवमेंट। देखिए जो इकोनॉमिक्स है ना, इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, इन्होंने कहा कि भाई देखिए 3 तरीके के फ्लो हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस संभव हो पाया है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय, ठीक। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 फ्लो कौन से हैं? पहला फ्लो, फर्स्ट फ्लो तो आपका ट्रेड है। फर्स्ट फ्लो इज़ योर ट्रेड। उसमें क्या था, ज़्यादातर जो ट्रेड था वो सिर्फ क्लोथ और वीट का ही हो रहा था, ठीक है ना। फिर सेकंड जो फ्लो था वो लेबर का था। जब कहीं पे आप कुछ काम डालते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है कि आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लोग काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे थे। फिर थर्ड फ्लो था कैपिटल का। जिनके पास कैपिटल था, जिनके पास पैसा था, अब वो दूर दराज के देशों में जा कर के चाहे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, अपनी पैसे को लगा रहे थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब ये जो सारे ये ऑल 3 फ्लोज हैं ना, ये क्लोजली इंटरवोवन एंड अफेक्टेड पीपल लाइफ। ये आपस में बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे और ये लोगों के जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित कर रहे थे। बिफोर लाइफ देन एवर बिफोर द इंटरकनेक्शन कुड सम टाइम बी ब्रोकन। लेकिन कभी कभी क्या होता था, ये जो इंटरकनेक्शन है ना ये टूट जाता था। जैसे कि लेबर माइग्रेट। देखिए गुड और कैपिटल को तो फ्लो हो रहा है लेकिन लेबर तो मिल ही नहीं रही, काम करने वाले लोग तो मिल ही नहीं रहे, वर्किंग पीपल मिल ही नहीं रहे। तो इससे क्या होगा कि इस फ्लो में क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि ये हमारे काम में रुकावट आएगी, ठीक है ना, अवरोध उत्पन्न होगा। येट इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर इफ़ वी लुक एट द 3 फ्लोज टुगेदर। आप इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाओगे, जो 19th सेंचुरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने इन तीनों फ्लो को अंडरस्टैंड कर लिया। जैसे कि अब वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। अब देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना वो एक उसका अपना एक नया रूप जो है बन रहा था, वो एक नए नए रूप में आ रही थी। जैसे कि अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज़ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। सेल्फ सफिशिएंट फूड मतलब कि वो फूड में आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, कि उन्हें अपना खुद का ही फूड उत्पादन करना था, खुद के लिए करना था, ये नहीं कि उसको उत्पादन करके वो बेचें। But in 19th century, Britain's self-sufficiency in food meant lower living standard and social conflict। क्या हो रहा था कि जब मतलब कि जो हमारा विश्व अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना, जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी थी, उसको समझने के लिए जो हमारा जो मतलब इंडस्ट्री थी, यूरोप की जो इंडस्ट्रीज थी, ये क्या कर रही थी, जो इनका फूड प्रोडक्शन था, ठीक है ना, और जो इनका कंजम्पशन था, इसके प्रति लोगों की जो मतलब सोच थी वो बदल रही थी। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों का ये था, उन्होंने कहा कि भाई हमें जो भी उत्पादन करना है हमें अपने लिए करना है और उस उत्पादन करके हमें सेल नहीं करना है, हम खुद के लिए अपना सफिशिएंट उत्पादन कर लेंगे। वो खुद के ही खुद के लिए ही क्रॉप पैदा करके और अपने आप को फीड करने में वो बिलीव करती थी। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के लोग थे ना, वहाँ पर ये हुआ कि भाई अगर हम खुद ही उत्पादन करके खुद ही खा जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। और फिर इससे क्या हुआ कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष। देखिए संघर्ष होने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी है
कि आपके पास अगर ज़मीन है, आपने अपने लिए कल्टीवेट कर लिया, अपने लिए खाना बनाया और आपने खा लिया, लेकिन उनका क्या, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? तो ऐसे लोग क्या भाई, पेट भरने के लिए कुछ ना तो कुछ करेंगे ना, तो फीड देमसेल्फ, डेफिनेटली दे डू समथिंग। तो व्हाट दे विल डू, डेफिनेटली दे स्टार्ट स्टीलिंग, रॉबरी। तो इससे क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी। अब इसके लिए क्या हुआ कि पॉपुलेशन हुआ क्या ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द population growth from the late 18th century had increased the demand for food grain in Britain। मतलब ब्रिटेन में इतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा कि वहाँ पर फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड, शहरीकरण होने लगा। ठीक, शहरीकरण होने लगा तो इंडस्ट्री ग्रू होने लगी। जब देखिए कहीं पे शहरीकरण होता है तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी डाली जाती हैं, इंडस्ट्री डाली जाती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए। अब जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए तो क्या हुआ, वेंट अप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वेंट अप उनकी डिमांड बढ़ने लगी और पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइस, धीरे धीरे फूड ग्रेन के प्राइस भी बढ़ने लगे। लेकिन तभी इन्होंने क्या किया, ये जो लैंडेड ग्रुप थे वहाँ ब्रिटेन में, जो लैंडेड ग्रुप थे, इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बनाया कि भाई आप जो बाहर से जो खाना आ रहा है, जो कॉर्न आ रहा है, मक्का आ रहा है, आप उस पर रोक लगा दो। हम इतने सफिशिएंट हैं कि हम अपने यहाँ पर ही कॉर्न पैदा कर लेंगे और अपने यहाँ के लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, उनकी फूड डिमांड पूरी कर लेंगे। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को लगा सही बात है भाई, जो है क्या कहते हैं, हम बाहर से चीज़ सामान क्यों मंगाएं, बाहर को पैसा क्यों दें, बेटर है कि हम अपने यहाँ के ही लोगों से जो है क्या कहते हैं प्रोडक्शन करवाएं, कल्टीवेशन करवाएं और लोगों तक अनाज, राशन, पानी पहुँचवाएं, लोगों का पेट भरेगा, काम करेंगे, अपने में खुश रहो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉर्न लॉ लगा दिया। अब कॉर्न लॉ लगाने से क्या हुआ कि अचानक से चीज़ों के दाम ना बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से सप्लाई पूरी कर ही नहीं पा रहे थे। सप्लाई पूरी ना कर पाने की वजह से क्या हुआ, डिमांड तो हाई है, आपने बाहर से आने वाली सप्लाई को बंद करवा दिया और जो आप खुद सप्लाई कर रहे हो उसको आप पूरा कर नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या हुआ, चीज़ों के दाम हाई कर दिए। तो अनहैप्पी विद द हाई फूड प्राइस। अब जब उससे फूड के प्राइस हाई हो गए तो जो इंडस्ट्रीज थे उन्होंने सरकार से फिर से कहा कि भाई देखिए सरकार, आप जो है गवर्नमेंट, आप जो है ना इस कॉर्न लॉ को हटा दीजिए। इस कॉर्न लॉ को इसलिए हटा दीजिए क्योंकि लोगों तक जो है क्या कहते हैं, लोगों की डिमांड ही नहीं फुलफिल हो पा रही है और चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सरकार ने फिर, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उनकी बात फिर एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उन्होंने फिर से उनके कहने पर कॉर्न लॉ को हटा दिया। अब कॉर्न लॉ को हटा दिया तो इससे क्या हुआ कि अब बाहर से इतना ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा, इतने सस्ते सस्ते दामों में इंपोर्ट होने लगा कि जो कंट्री के जो लोग थे, जो लैंडेड ग्रुप थे, वो कम्पीट ही नहीं कर पाए। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वर अनेबल टू कम्पीट इम्पोर्ट, वो कम्पीट ही नहीं कर पाए। कम्पीट ना कर पाने की वजह से क्या हुआ कि वास्ट एरिया ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। अब जो वो पैदा कर रहे थे, जो वो क्रॉप कल्टीवेट कर रहे थे, वो क्रॉप बाहर से आने वाली क्रॉप या बाहर से आने वाले फूड ग्रेन की कंपैरिजन में उनका फूड ग्रेन महंगा था, तो लोग उनके फूड ग्रेन को खरीद ही नहीं रहे थे, तो उनका तो बड़ा नुकसान हो गया, उनको बहुत लॉस फेस करना पड़ा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लैंड को ना अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम कल्टीवेट ही क्यों करें, वाई वी डू प्रोडक्शन, हम क्यों प्रोडक्शन करें, क्यों चीज़ों को बनाएं जब हमारी चीज़ें बाजार में बिकी ही नहीं रही हैं। जब उन्होंने अपने यहाँ पे अपनी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया तो उनकी लैंड में जो काम करने वाले मैन और वीमेन थे वो क्या हुआ, काम से बाहर हो गए। अब जब काम से बाहर हो गए तो भाई काम करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना तो कुछ करेंगे ना। उन्होंने क्या किया, दे फ्लॉक सिटीज़ और माइग्रेट ओवरसीज़। अब वो शहरों की तरफ जाने लगे, ओवरसीज़ की तरफ जाने लगे। ठीक है ना। ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर बनी, किस तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं। एमिग्रांट शिप लीविंग फॉर द US बाई M.W. राइडली 1869। किस तरीके से देखिए लोग भर भर के ना शिप के थ्रू जा रहे हैं, कोई ओवरसीज़ जा रहा है, समुद्र पार जा रहा है काम करने के लिए, तो कोई दूसरे शहरों में जा रहा है काम करने के लिए ताकि दो पैसा वो कमा सकें और एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें। एज फूड प्राइस फेल। अब देखिए होता क्या है कि जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाती है ना तो फूड प्राइस क्या हो जाते हैं, फेल मतलब गिर जाते हैं। ब्रिटिश के लोग जो है ना और ज़्यादा कंजम्पशन करने लगे। अब उनको सस्ते दाम में चीज़ सामान मिलने लगा तो उन्होंने क्या किया, और ज़्यादा वो कंजम्पशन करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि फ्रॉम द मिड 19th century, faster faster industrial growth in Britain also led to higher income। अब मिड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जितनी तेज़ी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई
तो लोगों के जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ डाली थी ना, उनको और ज़्यादा इनकम होने लगी, उनको और ज़्यादा लाभ होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। अब क्या हुआ कि देयरफॉर मोर फूड इम्पोर्ट, और ज़्यादा फूड बाहर से आने लगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ के लोग तो ले रहे थे, लोग दूर दूर से आकर के ज़मीन लेकर के आसपास के जो यूरोप के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने वहाँ पे मतलब कि ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद के वहाँ पे प्रोडक्शन करने लगे और अपने उस प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग को वो यूरोप में भेजने लगे। यूरोप की डिमांड की, ब्रिटिशर्स की डिमांडों को पूरा करने लगे। अराउंड द वर्ल्ड, जगह जगह से, मतलब कि देश दुनिया से सामान बन बन के कहाँ पे, ब्रिटेन में आने लगे। कहाँ कहाँ से आ रहा था? ईस्टर्न यूरोप से, रशिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। इन लोगों ने लैंड को क्लियर किया, बड़ी मात्रा में, बड़ी स्केल में फूड का प्रोडक्शन किया और उसको खूब बढ़ाया, एक्सपेंड किया टू मीट द ब्रिटिश डिमांड, ताकि ये ब्रिटिश की डिमांड को पूरा कर सकें। इट वॉज नॉट इनफ मेरली टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब जो लैंड थी ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं क्लियर की जा रही थी। अब ये लैंड किस लिए भी क्लियर कर रहे थे? रेलवेज़ बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको जो है, इन्हें रेलवेज़ का, इन्हें लिंक चाहिए था। वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन टू पोर्ट। ये रेलवेज़ बना रहे थे जहाँ से एग्रीकल्चर का सामान बनता है, वहाँ से ये सामान बन के और फिर उसके बाद इसको ये पोर्ट तक पहुँचा सकें। तो पोर्ट तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया भाई? देखिए, रेलवे से जहाँ से बन गया, अब जब बड़ी मात्रा में बल्कि प्रोडक्शन होगा तो उसको बल्क में ले जाने के लिए बड़ा पोर्ट भी तो होना चाहिए। बड़ा जो है ट्रक जैसे चीज़ें, या जैसे ट्रेन की जो बड़ी बड़ी बोगीज होती है, डब्बे होते हैं, ठीक है ना, जैसे देखिए मालगाड़ी होती है, तो उनमें सामान भरा जाएगा। फिर वो सामान भर के उनको लोड किया जाएगा, फिर वो ट्रेन के थ्रू वो कहाँ, समुद्री रास्ते, मतलब कि हार्बर, पोर्ट तक आएंगे, बंदरगाह तक आएंगे। पोर्ट पे आने के बाद फिर वहाँ पे अनलोड करके शिप में लोड किया जाएगा सामान। अब ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा सामान को भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है बड़ी बड़ी मात्रा में। तो इन्होंने क्या किया? नए नए हार्बर्स बनाने लगे। ठीक, नए नए हार्बर्स बनाने लगे और जो है देखिए, न्यू हार्बर हैड टू बी बिल्ड एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड। जो पुराने हार्बर थे उनको बड़ा करने लगे ताकि वहाँ पे न्यू शिप और कार्गोज आ सकें। अब लोग आ करके ना, लोग सेटल होने लगे लैंड्स पे, मतलब जो गाँव और दूर दराज के लोग आकर के बड़ी जगहों पे सेट होने लगे। अंडर दम कल्टीवेशन, वहाँ पर उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू किया, बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए इन्हें क्या चाहिए था? ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी, इनके लिए इन्हें चाहिए था कैपिटल और लेबर। अब कैपिटल ये कहाँ से आ रही थी? कैपिटल आ रही थी फाइनेंशियल सेंटर लंदन से आ रही थी। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेस, अब ये जो लेबर की डिमांड थी, ये कहाँ से पूरी हो रही थी? कभी कभी ये लेबर की जो सप्लाई है ना, वो कम हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से लेड टू मोर माइग्रेशन। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेशन कर रहे थे, लोग आ जा रहे थे। लगभग नियरली 50 मिलियन पीपल एमिग्रेंट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। सिर्फ 50 मिलियन लोग ही कहाँ माइग्रेट कर गए? ये देखिए, यूरोप से अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर गए। ठीक है ना, और कहाँ माइग्रेट कर गए? ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गए 19वीं सेंचुरी में। ठीक, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो लगभग 150 मिलियन एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम। लगभग 150 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। ठीक है ना, वो समुद्र पार कर करके गए, दूर दूर डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। ठीक है ना, लैंड इन सर्च ऑफ अ बेटर फ्यूचर। किस लिए वो लोग गए छोड़ छोड़ के? ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें बेटर फ्यूचर में। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से लोग एमिग्रांट कर रहे हैं। देखिए, आयरिश एमिग्रांट वेटिंग टू बोर्ड द शिप। ठीक, देखिए किस तरीके से ये लोग शिप का वेट कर रहे हैं ताकि उस शिप में ये चढ़ के जा सकें दूर देशों में, और जाके वहाँ पे काम की तलाश में वहाँ पे काम करेंगे, दो पैसा मिलेगा और ये एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। 10/1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ कि 1890 तक, इस प्रकार जो 1890 तक जो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था थी वो सामने आ चुकी थी। ठीक है ना, अभी देखिए एग्रीकल्चर छोटे लेवल पे हो रहा था, अब बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर होने लगा है। ठीक, हैड टेकन शेप। इन्होंने क्या किया? इस प्रकार ये जो बदली हुई परिस्थितियाँ थीं, ठीक है, इनमें क्या हुआ कि श्रम का विस्थापन से क्या, श्रम के विस्थापन के रुझानों, पूंजी प्रवाह, परिस्थितिकी और तकनीक में बड़े बड़े परिवर्तन आ चुके थे। देखिए 18 ग्लोबल 10/1890 या ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेक शेप।
accompanied by complex changes, इनमें बहुत चेंजेस आ चुके थे, जैसे कि लेबर मूवमेंट पैटर्न, कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, जो भी पारिस्थितिकी थी या फिर जो है क्या कहते हैं टेक्नोलॉजीज थी, उनमें जो है परिवर्तन आ चुके थे। फूड नो लॉन्गर कम फ्रॉम, और जो फूड था ना, अब वो फूड जो है आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर से आने लगे थे, ठीक है ना। अब लोग क्या कर रहे थे, अब अपने खेतों पर स्वयं काम करने वाले किसान की खाद्य पदार्थ नहीं पैदा कर रहे थे। ये क्या कर मतलब कि नहीं कि जो किसान है जो अपने खेत में पैदा कर रहा है और फिर उसको ले जाके मार्केट में बेच रहा है, सेल कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं था। अब जो एग्रीकल्चर था उसने एक इंडस्ट्रीज़, एक औद्योगिक का रूप ले लिया था। बड़े लेवल पे जो है एग्रीकल्चर की जा रही थी। फूड नो लॉन्गर कम फ्रॉम अ नियर बाई विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, काफ़ी दूर से आ रहा था। इट वॉज नॉट ग्रोन बाई पीजेंट टिलिंग, के आसपास के जो छोटे मोटे किसान थे, खेती करते, उनसे नहीं हुआ, उनसे नहीं ये मतलब फूड आ रहा था। बट ऑल्सो एग्रीकल्चरल वर्क, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थी वो एग्रीकल्चर में आ गई थी। उन्होंने बड़े बड़े लैंड लेकर के बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन और कल्टीवेशन क्रॉप उगाना शुरू किया। शायद जिन जिन लैंड्स पे ये एग्रीकल्चर कर रहे थे ना, शायद अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर सेट हुए थे, अराइव हुए थे, आए थे यहाँ पर कुछ टाइम पहले, मतलब कि शायद आप 1-2 डिकेड की बात कर लें, 15-20 साल पहले। और इन्होंने यहाँ पर आकर के क्या किया, बड़ी सी लैंड ली और उसमें फार्मिंग करने लगे। अब ये जो फार्मिंग कर रहे थे, शायद अगर देखा जाए तो ये 1-2 डिकेड पहले क्या थे जहाँ पे ये फार्मिंग कर रहे थे, जहाँ पे ये खेती कर रहे थे, शायद कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे जंगल हुआ करते थे। अब यहाँ पर इन्होंने जंगलों को काट के यहाँ पे फार्मिंग की और फिर उसके बाद क्या किया, जब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता था, क्रॉप्स तैयार होती थी, तो उनको रेलवेज़ के थ्रू या फिर शिप्स के थ्रू इन्हें पोर्ट तक भेजा जाता था। और रेलवेज़ क्यों बनाई थी, इसीलिए बनाई गई थी ना, इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, ताकि रेलवेज़ के थ्रू हम शिप तक इन क्रॉप को भेज सकें, ठीक है। इंक्रीजिंग मैंड इन द डिकेड बाई लो पेड वर्कर, और जो है क्या कहते हैं कम मजदूरी पे काम करने के लिए, देखिए रेल का जो नेटवर्क है इसी काम के लिए बिछाया गया था, ठीक है। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देश में पहुंचाया जाता था और इन जहाज़ों पर दक्षिणी यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। देखो दिया ना कि which were increasingly meant in these decade by low paid worker, कम मजदूरी पे काम करने वाले होते थे। ये जो कम मजदूरी पे काम करने वाले वर्कर हमें कहाँ से मिल जाते थे, सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई सी, यहाँ से हमें कम वेतन पे मजदूरी, कम मजदूरी पे काम करने वाले, कम वेतन पे काम करने वाले हमें मजदूर मिल जाते थे, जो इनको लोडिंग अनलोडिंग का काम यही करते थे कि भाई क्रॉप्स को पहले ट्रेन में डालना, रेलवेज़ के थ्रू उनको शिप तक भेजना, फिर वहाँ से अनलोड करके फिर शिप में लोड करना, ठीक है ना। फिर सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंजेस, अब ये जो नाटकीय बदलाव हो रहे थे थ्रू ऑन स्मॉल स्केल अकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब, इस तरीके के जो नाटकीय बदलाव थे ब्रिटेन के संबंध में हुए, उसी प्रकार के बदलाव औपनिवेशिक भारत में पंजाब में भी हुए थे। ये जो कोलोनाइजेशन चेंजेस आपने अभी तक बड़े लेवल पे देखा, अब ये आपको चेंजेस अपने इंडिया में पंजाब साइड में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक नेटवर्क बनाया। किस चीज़ का नेटवर्क बनाया, इरिगेशन, किस चीज़ का नेटवर्क बनाया, इरिगेशन कैनाल नेटवर्क, ठीक है ना। जो नहरें थी, नहरों को आपस में जोड़ा, ठीक, और इरिगेट करने के लिए कौन से किस क्षेत्र को इन्हें इरिगेट करना था, ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट वेस्ट, जो मतलब क्षेत्र थे जहाँ पर कोई भी चीज़ कल्टीवेट नहीं होता था, जहाँ की लैंड बैरन थी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं था, तो वहाँ तक कैनाल के थ्रू पानी पहुँचाया ताकि वो लैंड किस में कन्वर्ट हो सके, फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो सके। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो वो एक एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। और जब एग्रीकल्चर लैंड में परिवर्तित हो जाएगी तो उसमें वो क्या ग्रो करेंगे, उसमें वीट और कॉटन को ग्रो करेंगे और उसको ग्रो करने के बाद उसका एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों में, ठीक है ना। इससे क्या होगा, द कैनल कॉलोनीज़, जो इन्होंने कैनाल कॉलोनीज़ बनाई थी, ठीक है ना, जो इन्होंने नहर का जो जाल बिछा दिया था, किस लिए बिछाया था, ताकि वो गेहूँ और कपास की
खेती कर सकें, मतलब कि वीट और कॉटन की खेती करें और इन्हें जो है दूसरे दूसरे देशों में इनका एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है, इनका निर्यात कर सकें। अब जो नई नहरों की जो सिंचाई वाले क्षेत्र थे, इसमें क्या था, पंजाब के अन्य स्थान के लोगों को लाकर बसाया गया। देखो दिया ना, द कैनल कॉलोनीज एज द एरिया इरीगेटेड बाय द न्यू कैनल। जो एरिया इरीगेटेड थे, जिन जिन एरिया को सिंचाई करके इन्होंने न्यू कैनल्स बनाए थे, वर कॉल्ड, इनको न्यू कैनल्स बोला गया। और वर सेटल्ड बाय पीजेंट, यहाँ पर जो पीजेंट लाए गए, जो किसान लाए गए, वो कहाँ से लाए गए थे, अदर पार्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब के दूसरे हिस्सों से ला करके बसाए गए थे। जो नहर बस्ती थी, इन पे ला करके पंजाब के दूसरे हिस्से से किसानों को ला करके बसाया गया था। ऑफ कोर्स फूड इज़ मेयरली एन एग्जाम्पल। जो फूड है ये एक उदाहरण मात्र है, जिसके जिसके थ्रू हमने आपको ये समझाया है। अ सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड बाई कॉटन, द कल्टिवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड worldwide to feed British textile mill, or rubber. Indeed, so rapidly did regional specialization in the production of commodities develop that between 1820 and 1914, world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times. Nearly 60% of this trade comprised primarily product, that is agricultural product such as a wheat and cotton. अब देखिए, जो ये अभी तक हमने जो खाद्य पदार्थ, जो भी फूड के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, जो भी अब इसमें क्या है, इसमें इसी तरीके से जो स्टोरीज़ हैं वो कॉटन को लेकर के हैं। इसी तरीके से कॉटन के ट्रेड को बढ़ाया गया था, ठीक है ना। और पूरी दुनिया में एक लार्ज स्केल पर लोगों ने क्या किया था, एग्रीकल्चर किया था, खेती किया था, ठीक है, ताकि और उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर ने इसी तरीके से जो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल की डिमांड को भी इन्होंने इसी तरीके से पूरा किया था। और उन्होंने क्या किया था, रबड़ की भी डिमांड को इसी तरीके से पूरा किया था कि दूसरे दूसरे देशों में जा कर के बड़ी बड़ी लैंड ले करके और बड़े लेवल पे हर चीज़ को इन्होंने इंडस्ट्रियलाइज कर दिया, जो अभी तक छोटे लेवल पे हो रही थी, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो रबड़ हो, ठीक है। यहाँ पे तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, और भी जो कुछ आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई थी, इंडस्ट्रियलाइज कर दी गई थी। बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी, बड़े पैमाने पर कल्टीवेशन और प्रोडक्शन किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, और फिर उनको दूर देशों तक भेजने के लिए इन्होंने रेलवेज़ का इन्वेंशन किया, रेलवेज़ बिछाई, ठीक है ना, रेलवेज़ की लाइन बिछाई गई ताकि रेलवेज़ के थ्रू उन्हें शिप तक, यार्ड तक भेजा जा सके। और उन्होंने नए नए पोर्ट्स बनाए, हार्बर्स बनाए, ठीक है। इस तरीके से आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्होंने अपना बढ़ाया। अब क्या था, जो मतलब कि हमारे विभिन्न चीज़ों के जो उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों ने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली, इतनी ज़्यादा इन्हें स्किल्ड मिल गई कि 1820 से 1914 के बीच में जो हमारा विश्व व्यापार था वो लगभग 25 से 40% बढ़ चुका था। और ये जो व्यापार था, इस व्यापार में लगभग 60% जो था ना, वो मतलब कि प्राइमरी प्रोडक्शन थे। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब कि जैसे आपका ये गेहूँ हो गया, ठीक, सॉरी वीट हो गया, कॉटन हो गया, ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे। और जैसे कि आपका कोल हो गया, ठीक है ना, और माइनिंग प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, मिनरल्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो 30, 40 और 60 गुना वृद्धि हो जाने से, बढ़ जाने से हम विश्व में बड़ी तेज़ी से बूम आया था, उछाल आया था। होप यू अंडरस्टैंड दिस हेडिंग वेरी वेल। अब नेक्स्ट हम आपको जो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता दें, देखिए इसमें आप जैसे कि ब्रिटेन ने क्या किया था, ब्रिटेन ने अपने यहाँ जो फूड प्रोडक्ट थे, इसके इंपोर्ट के लिए, ब्रिटेन को फूड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई थी। कौन कौन सी कंट्रीज़ आ गई थी, जैसे कि आपका ईस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज़ थी, रशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन को, मतलब कि इन फ्रूट प्रोडक्शन को नई लैंड ले करके वहाँ पे कल्टीवेशन प्रोडक्शन कर करके फूड को कहाँ भेजने लगी, ब्रिटेन की डिमांड को पूरा कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, इस डिमांड को पूरा करने के लिए इन कंट्रीज़ ने क्या किया था, जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करना शुरू कर दिया। क्यों क्लियर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लार्ज लेवल पे लैंड चाहिए थी, इसके लिए इन्होंने क्या किया, उस लैंड को एग्रीकल्चरल
के बेस्ड बनाया कि भाई बड़ी बड़ी से जंगल को काटो और उसको एग्रीकल्चरल लैंड बनाओ। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जंगल साफ़ करके बड़ी लेवल पे जब ये इन्होंने बड़ी मात्रा में उत्पादन किया तो इससे क्या हुआ कि अब उत्पादन करने के लिए इन्हें लार्ज स्केल पे इन्हें लेबर चाहिए थी। अब ये लेबर की पूर्ति ये कहाँ से करते थे, तो ये लेबर की जो पूर्ति थी ये जो है रशिया और जो है ईस्टर्न यूरोप जो कंट्रीज़ होती थी वहाँ से इन्हें सस्ते लेबर मिल जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो थे ये इन्होंने भी नए नए अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया, और जहाँ से इन्हें जो है ना बहुत चीप लेबर मिल जाती थी। और फिर इससे क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या किया, माइग्रेशन शुरू कर दिया। लोग अमेरिका ऑस्ट्रेलिया क्यों जाने लगे, क्योंकि यहाँ पर ही जो है ना लैंड, मतलब यहाँ पे जनसंख्या कम थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में क्या थी कि जनसंख्या कम थी, और जनसंख्या कम होने की वजह से वहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा थी, और लैंड बहुत अच्छी थी, वहाँ कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता था, वहाँ पे माइनिंग बहुत अच्छी होती थी। तो वहाँ पे लोग यूरोप से लोग आके अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में आके लोग इंडस्ट्रीज़ डालने लगे। अतः कि यूरोप से आकर के इंडस्ट्रीज़ डाल रहे हैं, ठीक है ना। और जो इनको चीप लेबर है इधर ये अफ्रीका से इनको चीप लेबर मिल जाती थी। अब ये लेबर क्या करते थे, जाते थे वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में और प्लांटेशन में काम करते थे। जो प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन को कहाँ भेजा जाता था, ब्रिटेन में भेजा जाता था, ताकि वहाँ की डिमांड को पूरा किया जा सके। अब इसका जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।